हेलो दोस्तों। जिन भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है उन लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी जहाँ पे मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस को कंपेयर किया था और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ लिखा था। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 2023 ऑलमोस्ट 2023 आ ही चुका है। तो 2023 में बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए कौन सी हो सकती है। देखो, जो इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं उन्होंने तो अपना एक स्वीट स्पॉट ढूंढ लिया और वो उसमें काम कर रहे हैं, बट आप नई चीज़ें सीख रहे हो, अभी आपने स्टार्ट किया है। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें अब सीखना स्टार्ट कर सकते हो जो कि आगे जाके आपको फ्यूचर में फ़ायदा देंगी। तो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ये कुछ डेटा था जो मैंने अपनी उस इंस्टाग्राम की पोस्ट में डाला था। इसमें बेसिकली मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एक सबसे पहले एक एल्गोरिदम बनाया और उसी सेम एल्गोरिदम को मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्रिएट किया। और जब मैंने उसको रन किया तो मुझे कुछ परफॉर्मेंस मिली, तो मैंने उसका टाइम नोट कर लिया कि इस पर्टिकुलर टास्क को पूरा होने में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना टाइम लगा। टास्क था कि मुझे प्राइम नंबर्स काउंट करने हैं 1 करोड़ तक के। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम हो सकता था मैंने उसका यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस को टेस्ट करना था। अब उस टेस्ट के रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसमें आप देखोगे, जो हमारी रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसने सबसे कम टाइम लिया है, ऑलमोस्ट 17 सेकंड्स का इसने टाइम लिया है इस काम को पूरा करने के लिए। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे लैंग्वेज आती है वो है जावास्क्रिप्ट, और इसको मैंने नोड जेएस के ऊपर रन किया था। जिन लोगों को नहीं पता नोड जेएस क्या होता है, तो नोड जेएस बेसिकली एक रन टाइम एनवायरनमेंट आप कह सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट रन करनी है बिना किसी ब्राउजर के तो आप नोड जेएस को यूज़ कर सकते हो। मैंने ब्राउजर इसलिए यूज़ नहीं किया बिकॉज ब्राउजर के अंदर तो और अपनी और ज़्यादा ओवरहेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनमें भी परफॉर्मेंस जाती है। मैं चाहता था बहुत बेसिक मुझे रन करना है कोड, और मुझे एक्स्ट्रा फालतू चीज़ों से दूर रहना है, इसलिए मैंने नोड जेएस पे इसको रन किया। उसके बाद सी और सी प्लस प्लस, इनका जो टाइम था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 26 सेकंड्स का टाइम लिया है दोनों ने, जो कि एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि सी और सी प्लस प्लस काफ़ी फास्ट लैंग्वेजेस होती हैं। तो 26 सेकंड्स का मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इस टाइम को लेके। हाँ, लेकिन सी शार्प, जावा एंड पाइथन, इनमें हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत से लोग होंगे जो सी शार्प सीख रहे होंगे आज के टाइम में, बहुत से लोग होंगे जो पाइथन या जावा सीख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटेड फील करना पड़ सकता है, बिकॉज अगर आप टाइम देखोगे तो उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। ऑलमोस्ट 1 मिनट तो क्रॉस कर ही दिया है। और पाइथन ने तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, 6 मिनट्स तक वो चला गया। तो आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा होने के बाद भी हम इन लैंग्वेजेस को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे दैट पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज, जबकि हमने टेस्ट किया तो ये बहुत ज़्यादा स्लो आई, बट स्टिल इसको क्यों प्रेफर किया जाता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जितनी भी लैंग्वेजेस हमने देखी इनको हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में हमने डाला है रस्ट को। रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लो लेवल इंटरफेस आपको देती है। इसमें कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं होता, सेफ कोड आप लिख सकते हो और बेटर मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। लो लेवल कोड मतलब आप मेमोरी के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो, डिवाइसेस के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो, आप सिस्टम प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें कर सकते हो। तो वो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलती है। इसमें कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं होता, यानी कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो रस्ट के पास कोई ऐसा रन टाइम नहीं है जो कि खुद उन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करेगा। इसमें डिलीट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे इनकी फिलोसफी थोड़ी सी अलग है, इन्होंने कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं ऐड किया है। इसमें आप सेव कोड लिख सकते हो। सेव कोड का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोग्राम अगर कंपाइल हो गया एक बार सक्सेसफुली बिना किसी वार्निंग के, तो आप गारंटी दे सकते हो कि ये बहुत सेफली वर्क करता रहेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट लैंग्वेजेस के अंदर देखेंगे। बेटर मेमोरी मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया इसमें गार्बेज कलेक्टर तो नहीं होता, बट स्टिल इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो मेमोरी को मैनेज कर लेते हैं और हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। सेकंड कैटेगरी जो मैंने बनाई है इसके अंदर मैंने दो लैंग्वेजेस को डाला है, सी और सी प्लस प्लस को। इसके अंदर भी आपको लो लेवल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट मिल जाएगा, और आपको गार्बेज कलेक्टर इसमें भी नहीं मिलता। ठीक है, बट डिफिकल्ट टू मेमोरी मैनेज। अब देखो, गार्बेज कलेक्टर तो नहीं है, यानी कि लैंग्वेज के पास अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता रहे, यानी कि हमें मेमोरी को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वो जो हमें खुद कंट्रोल करना है ना, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं तब तो आपको शायद ज़्यादा पता ना चले, आपको लगेगा कि हाँ इजीली मेमोरी मैनेज हो गई। बट जैसे जैसे आपके प्रोग्राम का स्केल बढ़ता जाएगा, आपके प्रोग्राम में मेमोरी रिलेटेड एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। यही एक रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आपको मिलेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि ये सारे एरर मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से आए हैं। ऑलमोस्ट 70% उन्होंने नंबर भी दिया है कि 70% तक के जो एरर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से आए हैं। तीसरी कैटेगरी जो मैंने क्रिएट की है वो है सी शार्प, जावा एंड पाइथन। इन लैंग्वेजेस के अंदर आपको एक तो सेफ कोड मिल जाता है, और दूसरी चीज़ इसमें आपको गार्बेज कलेक्टर भी मिल जाता है। सेफ कोड से आप गारंटी कैसे कर सकते हो कि आपका प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा, बहुत ज़्यादा एरर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे रन टाइम के ऊपर। और गार्बेज कलेक्टर यानी कि आपकी मेमोरी भी मैनेज होती रहेगी। गार्बेज कलेक्टर अपने आप ही ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता रहेगा जिनकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है इन लैंग्वेजेस से। और चौथी कैटेगरी है जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको सेफ कोड भी मिलता है, गार्बेज कलेक्टर भी मिलता है, जो कि आपको थर्ड कैटेगरी के अंदर भी मिल रहा था। बट थर्ड कैटेगरी के अंदर आपके पास एक चॉइस होती है, या तो आप किसी काम के लिए सी शार्प को यूज़ करो, या जावा को यूज़ करो, या पाइथन को यूज़ करो। यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है। बट जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको ब्राउजर के अंदर
कुछ प्रोग्रामिंग करनी है तो वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है। वहाँ पे आप सी शार्प नहीं यूज़ कर पाओगे, जावा नहीं यूज़ कर पाओगे, पाइथन नहीं यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इनकी थोड़ी मोनोपोली टाइप की बन जाती है। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हर किसी को सीखनी पड़ रही है आज के टाइम में। वो नहीं भी सीखना चाहते तो भी उन्हें सीखनी पड़ेगी। यही रीज़न था कि मैंने इसको एक फोर्थ कैटेगरी में डाला है अलग से। बट अगर आप सी शार्प के प्रोग्रामर हो, जावा पाइथन के प्रोग्रामर हो, सी प्लस प्लस या रस्ट के भी प्रोग्रामर हो, तो भी आप ऐसा कोड लिख सकते हो जो कि ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए। उसके कुछ नए टूल्स धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट आपको यूज़ ना करनी पड़े, बट अभी के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब बात कर लेते हैं सी और सी प्लस प्लस की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेमोरी क्रिएट करनी है तो भी आपको कोड लिखना पड़ेगा, और मेमोरी को फ्री करना है तो भी आपको कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे फ्री करने वाला कोड लिखना भूल गए तो आपके प्रोग्राम में वो एक बग बनता चला जाएगा और आपकी पूरी रैम लेता रहेगा, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और एक टाइम पे आके आपका प्रोग्राम क्रैश भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप अनसेफ कोड बहुत इजीली लिख सकते हो। अनसेफ कोड में आपने देखा होगा पॉइंटर्स के साथ काम करते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर्स के साथ काम करते हैं, पॉइंटर क्रिएट करके भूल जाते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हो सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर। यानी कि आपको फ्यूचर में अगर आपका कोड कंपाइल हो गया अच्छे से, अभी रन कर रहा है, बट हो सकता है फ्यूचर में आपको अनएक्सपेक्टेडली अचानक किसी दिन कोई एरर देखने को मिल गया, तो यहाँ पर बहुत ईजिली ऐसा कोड लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है एक लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स का। लैक ऑफ स्टैंडर्ड से मेरा क्या मतलब है? देखो यार, आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आपने सोचा कि मैं इस फाइल को यहाँ रखता हूँ, इस फाइल को यहाँ रखता हूँ, इस फाइल को इस तरह से इंक्लूड करूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा वो आपने खुद डिजाइन किया। हो सकता है कोई और प्रोग्रामर है, उसने भी कुछ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसने भी अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया। तो यहाँ पे इस बात के चांसेस होते हैं कि आपने जो स्ट्रक्चर किया वो बिल्कुल अलग था, और आपका जो भी फ्रेंड है, जो दूसरा डेवलपर है, उसने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया वो बिल्कुल डिफरेंट हो। अब फ्यूचर में फिर इनको आपस में इंटीग्रेट करने में आपको दिक्कत आएगी। आपको देखना पड़ेगा उसने इस तरह से किया है तो मुझे अपने प्रोजेक्ट में थोड़े चेंजेस करने हैं। ठीक है, आप मान के चलो आज कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, उसमें आपको 10 डिपेंडेंसीज को ऐड करना है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। हर एक प्रोजेक्ट अपने हिसाब से क्रिएट हुआ हुआ है और हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, हर प्रोग्रामर अपने हिसाब से क्रिएट करता है अपने स्टैंडर्ड्स। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है कि लैक ऑफ गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिल्ड टूल्स। हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं या बिल्ड टूल्स होते हैं, उनके अंदर भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे कि आप इजीली काम कर पाओ। आपको बहुत मुश्किल होगी एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने में, सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप क्रिएट करने में। अभी तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करना है, आपने कुछ नहीं करना, npm init करा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, उसके अंदर कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, एक कमांड डाली, वो डिपेंडेंसी ऐड हो गई, एक और कमांड डाली, दूसरी ऐड हो गई, एक और कमांड डाली, तीसरी ऐड हो गई। इस तरह से डिपेंडेंसीज को ऐड करना बहुत आसान होता है। बट सी और सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक डिपेंडेंसी को हो सकता है इंटरनेट से जाके डाउनलोड करना पड़े, अपने सिस्टम के ऊपर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे उसको ऐड करना पड़े, फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर उस डायरेक्टरी को रेफरेंस करना पड़े, कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं ऑब्वियसली, जैसे मेक हो गया, सी मेक हो गया, इस तरह के टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छे टूल्स नहीं हैं। आपको प्रॉपर कोई आईडीई यूज़ करो या फिर इनके लिए भी कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, तब आप जाके उस टूल को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, या फिर बहुत ज़्यादा कोड लिखो सिर्फ उस टूल को प्रॉपर कन्फिगर करने के लिए। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे टूल्स नहीं हैं। प्रोजेक्ट को सेटअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी सी एंड सी प्लस प्लस की, जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती आई हैं। अब बात करते हैं सी शार्प, जावा एंड पाइथन और जावास्क्रिप्ट की कुछ डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहली डिसएडवांटेज तो है गार्बेज कलेक्टर। यस, गार्बेज कलेक्टर जो है वो मेमोरी को मैनेज करता है। तो आप बोलोगे कि ये डिसएडवांटेज कैसे है? देखो, ये डिसएडवांटेज इस तरीके से है कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे जो कि इन लैंग्वेजेस में क्रिएट हुआ है, तो सिर्फ आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, साथ के साथ में एक और रन टाइम भी रन कर रहा होगा। उस रन टाइम के अंदर एक मॉड्यूल होगा गार्बेज कलेक्टर का। ठीक है, वो बीच बीच में आपके प्रोग्राम को चेक करता रहेगा, वो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करेगा, सारी रेफरेंसेस को एनालाइज करेगा, वो देखेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज होगा आगे या कौन सा नहीं होगा। उसको अगर कोई लगता है ना कि ये वाला ऑब्जेक्ट आगे यूज नहीं होने वाला, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको फ्री कर देता हूँ, इसने जो मेमोरी ली है। ये अपने आप में एक ओवरहेड हो जाता है प्रोग्राम के ऊपर, बिकॉज अब आप एक चीज़ नहीं रन कर रहे हैं, आप दो दो चीज़ें रन कर रहे हो। तभी अगर आप परफॉर्मेंस को किसी भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम देखोगे जो कि सी शार्प, जावा या पाइथन के अंदर क्रिएट हुआ है, इनकी परफॉर्मेंस एक वक्त तक तो ठीक ठाक चलती रहेगी, फिर अचानक परफॉर्मेंस में आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। वो ड्रॉप क्यों देखने को मिला? बिकॉज गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट हो गया, अब वो आपके ऑब्जेक्ट्स को चेक कर रहा है। ठीक है, जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा फिर से आपको दिखेगा कि आपकी परफॉर्मेंस फिर से इंक्रीज हो गई, थोड़े टाइम तक ठीक चलती रही, फिर उसके बाद थोड़ी वो डाउन चली गई परफॉर्मेंस, फिर यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से परफॉर्मेंस के बीच में कुछ कुछ जगहों पे लैग देखने को मिल जाएगा। रीज़न ये है वहाँ पे गार्बेज कलेक्टर अपना काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट है कि ये स्लो हो सकता है। अब ये स्लो वाला जो पॉइंट है ना, ये एक टाइम पे जावास्क्रिप्ट के लिए भी वैलिड था, बट आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है, तो जावास्क्रिप्ट उतनी स्लो नहीं है।
तो स्लो वाला पॉइंट अगर आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट में से अभी के लिए हटा सकते हो, बिकॉज़ हमने जो रिज़ल्ट आपको दिखाए थे शुरू में, वहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट सी और सी प्लस प्लस से बेटर परफ़ॉर्म कर रहा था। ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट के केस में मैं कहना चाहूँगा कि इतना स्लो नहीं है वो ठीक-ठाक काम कर रहा है। लेकिन जो सी शार्प, जावा एंड पाइथन है, ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, और पाइथन तो सबसे ही ज़्यादा स्लो था जब हमने अपने रिज़ल्ट्स को देखा था। ओके, अब तीसरा पॉइंट यहाँ और देखने को मिल जाता है कि कैन नॉट रन विदाउट अ रन टाइम। अब ये रन टाइम के बिना रन ही नहीं कर सकते। ठीक है? मान के चलो आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। उस प्रोजेक्ट को आपने लेट्स से जावा में क्रिएट किया है। ठीक है? तो जब आप क्लाइंट को फाइनल अपना प्रोजेक्ट दोगे, आपको क्लाइंट को ये भी बताना पड़ेगा कि जावा को इंस्टॉल कर लेना पहले अपने सिस्टम पे, अदरवाइज ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। सिमिलर केस है, आपको अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा। अगर आपने पाइथन में काम किया है तो अपने क्लाइंट को कहोगे कि प्लीज़ पाइथन इंस्टॉल कर लेना, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। अब पाइथन इंस्टॉल कर लेगा वो बंदा, फिर बात आती है कौन सा वर्जन करना है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन 3.10 में चलेगा, और सामने वाले बंदे ने 3.7 इंस्टॉल किया हुआ है, फिर दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पे आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत सारे तामझाम करने पड़ेंगे सिर्फ उस कोड को रन करवाने के लिए। ठीक? तो ये रन टाइम के बिना तो चल ही नहीं सकता। सेम केस है सी शार्प के साथ। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो तो ये वाली प्रॉब्लम आपके लिए शायद ना हो, बिकॉज़ सी शार्प के जो एनवायरनमेंट होते हैं, डॉट नेट का रन टाइम होता है, वो विंडोज़ पे डिफ़ॉल्ट आता है। वर्ज़न अलग-अलग हो सकता है, वर्ज़न का प्रॉब्लम है, फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट एक बेसिक सा वर्ज़न आपको देखने को मिल जाएगा विंडोज़ के ऊपर। लेकिन अगर आप लाइनक्स या मैक के ऊपर हो तो आपको फिर से बोलना पड़ेगा कि भाई पहले इंस्टॉल करो, ये वाला वर्ज़न इंस्टॉल करो, तब मेरा प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। ठीक। और चौथा पॉइंट ये है कि ये थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोग्राम को सी के अंदर बनाते हो और वो 1 एमबी का स्पेस ले रहा है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए रैम के ऊपर 1 एमबी का स्पेस ले रहा है, तो हो सकता है अगर आपने उसको पाइथन में बनाया है तो वो 10 एमबी का स्पेस ले ले। रीज़न यही है, उसको रन टाइम को लोड करना पड़ेगा। ठीक है? प्रोग्राम तो रन हो रहा है, वो जितनी मेमोरी ले रहा है वो एक तरफ, और रन टाइम जो लोड हो रहा है मेमोरी के अंदर वो भी है, उसमें गार्बेज कलेक्टर रन कर रहा है और वो जो भी चेक्स वगैरह कर रहा है वो सब कर रहा है। ठीक है? तो सिर्फ आपका प्रोग्राम नहीं रन हो रहा, और भी बहुत सी चीज़ें रन हो रही होती हैं जिसकी वजह से आपकी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, रैम के ऊपर भी और सीपीयू के ऊपर भी। अब जैसा मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जावास्क्रिप्ट जो है उसने खुद को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें V8 इंजन की, V8 एक जावास्क्रिप्ट का इंजन है, बेसिकली आप रन टाइम कह सकते हो, जो कि क्रोम ब्राउज़र के अंदर यूज़ होता है और नोड.जेएस के अंदर भी वही यूज़ होता है। ठीक है? मैं एज़ एज़ अ केस स्टडी V8 को लेकर चल रहा हूँ, बट ये और दूसरे इंजन्स के लिए भी आप सही मान सकते हो। ठीक है? बिकॉज़ इनके बीच में कॉम्पिटिशन तो चलता ही रहता है। ठीक है? एज़ अ केस स्टडी हम V8 की बात करेंगे। V8 क्या करता है, आपके कोड को लेगा, उसको पार्स करेगा, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्रिएट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बेसिकली, अगर आपने कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट को पढ़ा था यूनिवर्सिटीज़ में, या जो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, स्कूल में है या फिर ग्रेजुएट में है, पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं है, उनको शायद इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, बट जो मास्टर्स लेवल के हैं या फिर पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होता है। बेसिकली आपके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम कुछ नोड्स क्रिएट करते हैं आगे। खैर ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, तो फिलहाल के लिए एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके लिए 100 से ज़्यादा वीडियोज़ मुझे बनानी पड़ सकती हैं। ओके। बेसिकली वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है हमारी सोर्स कोड के ऊपर। ठीक है? और उसको कोशिश करता है कन्वर्ट कर दे किसमें, एग्जीक्यूटेबल कोड में, जो कि मशीन के ऊपर रन हो जाए। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, अगर हमारा कोड, मान के चलो मैंने कोई लूप लगाया हुआ है अपने प्रोग्राम में, ठीक है? वो लूप जब पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो थोड़ा स्लो रन होगा। ठीक है? उस स्लो रन में V8 इंजन क्या करेगा, वो देख लेगा कि अच्छा इस जगह पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पर मैं स्लो था। तो नेक्स्ट जब उस लूप लूप की दोबारा से इटरेशन होगी, वो फिर से देख लेगा, हाँ इस बार मैंने थोड़ा टाइम बचा लिया, और वो फिर से देखेगा कि और कहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है। ठीक है? नेक्स्ट टाइम वो फिर से ट्राई करेगा उस ऑप्टिमाइज़ेशन को अप्लाई करने की, वो देखेगा हाँ, फिर से मैं और ऑप्टिमाइज़ हो गया, अब ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो जितनी बार हमारा प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, ठीक है? एक ही टाइम पे, मतलब लूप है या फ़ंक्शन कॉलिंग है, जो भी है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करेगा, उसको चेक करता रहेगा रेगुलरली कि और ऑप्टिमाइज़ेशन कहाँ की जा सकती है, और ऑप्टिमाइज़ेशन कहाँ की जा सकती है, और ऑप्टिमाइज़ेशन कहाँ की जा सकती है। जबकि कुछ लैंग्वेजेज़ ऐसी होती हैं जो कि ऑप्टिमाइज़ेशन शुरू में परफ़ॉर्म कर लेती हैं और आगे उसी को रन करती रहती हैं। वो आगे नहीं सोचती। जबकि जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है, वो रन टाइम के ऊपर भी, प्रोग्राम रन हो रहा है उसके बाद भी वो ऑप्टिमाइज़ेशन परफ़ॉर्म कर सकता है आपके लिए। ये रीज़न है कि जावास्क्रिप्ट बहुत 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 ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे रहा है आज के टाइम पे। अगर आप इसी टेस्ट को कुछ साल पहले करते तो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती, बट अभी आपको मिल रही है। मैं खुद शॉक था जब मैंने रिजल्ट्स देखे थे। अब बात करते हैं थोड़ी सी रस्ट के बारे में। रस्ट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज रस्ट ऐसी लैंग्वेज है जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना। ठीक है? नहीं सुना उसका रीज़न ये नहीं है कि लैंग्वेज बेकार है। नहीं सुना इसका रीज़न ये है कि ये रिसेंटली पॉपुलर हुई है। रिसेंटली पॉपुलर इस वजह से हुई है बिकॉज टूल्स इतने अच्छे आ रहे हैं, फ्रेमवर्क्स इतने अच्छे आ गए इसके, धीरे धीरे लोग स्विच कर रहे हैं रस्ट की तरफ। ठीक है? अब बात करते हैं लैंग्वेज कितनी पुरानी है। 2010 में लैंग्वेज आई थी, यानी कि इसको काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, और इसका स्टेबल रिलीज वर्जन भी आप देखोगे नवंबर 3 को आया हुआ है, यानी कि ये रिसेंटली अपडेट भी होती रहती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है ये। अब हम बात करते हैं कि रस्ट के फीचर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़,
जो आपको सी प्लस प्लस में अच्छी बातें देखने को मिलती है ना, जैसे लो लेवल प्रोग्रामिंग हो गई, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग हो गई, वो सारी आपको रस्ट के अंदर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो रस्ट के अंदर नया क्या है मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ मेमोरी के बारे में। रस्ट मेमोरी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। रस्ट के अंदर कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं होता। इसका मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोग्राम भी रन हो रहा होता है, साथ में गार्बेज कलेक्टर भी रन हो रहा होता है। ठीक है, तो आप गार्बेज कलेक्टर को तो साइड कर दो, रस्ट के अंदर वो होता ही नहीं। अब गार्बेज कलेक्टर के ना होने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी मेमोरी के लिए भी और सीपीयू के टर्म्स में भी। अब बात आती है कि जब इसमें गार्बेज कलेक्टर ही नहीं है तो मेमोरी मैनेज कैसे हो रही है। ठीक है, रस्ट के अंदर जो कंपाइलर है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट कंपाइलर है, आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा स्मार्ट कंपाइलर मुझे भी अगर किसी का लगा है तो वो रस्ट का लगा है। रस्ट का कंपाइलर जो है वो कंपाइलेशन के टाइम पे चेक करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को कब डिलीट करना है। रस्ट का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा अलग है दूसरी लैंग्वेजेस से, हो सकता है आपको शुरू में सीखने में भी प्रॉब्लम आए, बिकॉज यहाँ पे इनकी फिलोसफी थोड़ी अलग रही है बाकी लैंग्वेजेस के साथ। बट उस अलग होने का भी बेनिफिट मिला है, लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा मेमोरी सेफ हो गई है, मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो आसान हो गया है। ठीक है, बट स्टिल अगर फिर भी आपको अनसेफ कोड लिखना है, मान के चलो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको चाहिए कि भाई मुझे पॉइंटर लेवल तक का कंट्रोल चाहिए, मुझे ही कंट्रोल करनी है अपनी मेमोरी, तो वहाँ पे रस्ट आपको ये फीचर भी अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि रस्ट ने मना ही कर दिया कि मैं दूंगा ही नहीं, अनसेफ कोड लिखने का भी रस्ट आपको चांस देगा। ठीक है, अनसेफ मैं बोल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन अनसेफ का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने लिख दिया तो आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो, नहीं। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको लिखना पड़े और वहाँ पे वही एक करेक्ट चॉइस होगी। ठीक है, इसलिए रस्ट आपको ऐसा ऑप्शन भी देता है कि आप अनसेफ कोड लिख सको। ठीक है जी, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट हमको मिल रही है। तीसरे पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिल्ड टूल्स। अगर आप लोगों ने एनपीएम यूज़ किया है, अगर आप लोगों ने पीएचपी के लिए कंपोजर यूज़ किया है, अगर आप लोगों ने न्यूगेट यूज़ किया है डॉट नेट के लिए, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इन टूल्स के अंदर ना डिपेंडेंसीज को ऐड करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप सी की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिल्ड टूल्स की बात करोगे वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको खराब, बहुत ज़्यादा वाहियात इंटरफेस मिलेगा। बट रस्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे टूल्स मिल जाते हैं। कार्गो इनिट एक कमांड होती है, उसको टाइप करो, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कार्गो इंस्टॉल, फिर कोई भी पैकेज नेम लिखोगे वो डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी, इंटरनेट से अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। यानी आप अगर आपने एनपीएम यूज़ किया है ना, आपको कुछ फ़र्क लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि आप वही जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और एक और चीज़ है रस्ट के अंदर, आपको यहाँ पे टेस्टिंग के जो टूल्स होते हैं ना, यूनिट टेस्टिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो वो लैंग्वेज के अंदर ही इनबिल्ट है। आपको अलग से कोई डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आईडीई फीचर की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज के अंदर ही सब कुछ इनबिल्ट है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म तो है ही। ठीक है, और कंपाइलर इतना ज़्यादा स्मार्ट कंपाइलर है, ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी परफॉर्म करता है, हमारे प्रोग्राम की सेफ्टी इतनी अच्छे से चेक करता है कि आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक है, अब बात आती है कि यार सच में रस्ट को कोई यूज़ करता भी है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लाइनक्स का कर्नल होता है अभी तक वो सिर्फ सी के अंदर आता था, बट अब धीरे धीरे उसके अंदर रस्ट की इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब आप चाहो तो रस्ट के अंदर भी सिस्टम प्रोग्रामिंग के मॉड्यूल्स लिख सकते हो, और धीरे धीरे वो रस्ट में स्विच करते जा रहे हैं। अब गूगल का जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी मॉड्यूल्स थे जो इनिशियली वो डेवलप कर रहे थे सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में या गो वगैरह में। ठीक है, बट वहाँ पे उन्हें दिक्कत आ रही थी, और फिर उन्होंने स्विच किया रस्ट के अंदर, और अब उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हो, मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद क्लाउड फ्लेयर, अगर अब आपके जिसको पता हो कि क्लाउड फ्लेयर क्या है, क्लाउड फ्लेयर एक तरह का सीडीएन नेटवर्क आप कह सकते हो। ठीक है, उन्होंने भी पहले अपने मॉड्यूल्स गो के अंदर बनाए थे, बट गो के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। ठीक, बहुत ज़्यादा वही मेमोरी सेफ्टी जो भी इश्यूज़ हैं, सेफ कोड लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है नहीं मिल रही, बग्स कितने आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो स्विच कर गए रस्ट की तरफ। रस्ट के अंदर फिर आपको पता ही है, आप सेफ कोड लिख सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड काम करना वो भी बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत रिलायबल तरीके से हो जाता है। तो रस्ट के अंदर स्विच करने पे वो बहुत, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सेव हो चुके हैं। आप ये सारी बातें वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, ट्विटर भी रस्ट को अडॉप्ट कर चुका है। अब बात आती है कि हम बना क्या सकते हैं रस्ट के अंदर भाई। देखो, आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि अगर आपको गेम डेवलप करनी है तो आपके पास फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, बेवी एंड फायरॉक्स। इनका यूज़ करके आप गेम बना सकते हो रस्ट लैंग्वेज के अंदर ही। गोडोट इंजन अगर आप लोगों ने सुना है तो उसके अंदर भी आप रस्ट का काम कर सकते हो, उसके लिए एक जीडी एक्सटेंशन आती है। ठीक है, तो गेम आपकी पूरी हो जाएगी। वेब डेवलपमेंट का काम आप यहाँ पे कर सकते हो, बोथ फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड भी कर सकते हो और बैक एंड भी, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि जावास्क्रिप्ट ही अभी राज कर रहा है फ्रंट एंड के ऊपर, बट धीरे धीरे टूल्स ऐसे आ रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वो कुछ अलग टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में। उसकी ज़्यादा डिटेल में अगर आप चाहो तो मैं जा सकता हूँ, कमेंट्स वगैरह में आप मुझे बता देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप टॉरी, यू, रॉकेट और एक्टिवैक्स, ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं, इनका यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। तीसरी चीज़, एग्जांपल के लिए मान के चलो आप ऑपरेटिंग सिस्टम तक बना सकते हो रस्ट के अंदर, क्योंकि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग आपको अलाउ करती है, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग आपको अलाउ करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आप इसमें बना सकते हो। और क्या चाहिए बंदे को, गेम हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई, और तो कुछ बचा ही नहीं।
ठीक है। मशीन लर्निंग, एआई सब आप इसमें कर सकते हो रस्ट के अंदर। रस्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, इसको सीरियसली आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक नए डेवलपर हो और आप आज सीखना स्टार्ट करते हो तो 2-3 साल आपको लगेंगे प्रैक्टिस करने में, चीज़ों को अच्छे से समझने में, एक्सपर्ट बनने में, और तब तक ट्रांजिशन आ चुका होगा। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे आज के टाइम पे, अगर आप देखते हो कि विच इज़ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हो सकता है कोई आपको बोल रहा हो भाई जावास्क्रिप्ट कर लो, हो सकता है कोई बोल रहा हो कि पाइथन कर लो, ठीक है। बट क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, गूगल, क्लाउडफ्लेयर, ट्विटर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो रस्ट में स्विच कर रही हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जाके वो सारे स्किल जो है ना, जो आप अभी सीखने लग रहे हो, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा वगैरह ये सब करके, हो सकता है वो धीरे 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 इररेलेवेंट होने लग जाए, और उस केस में आपको रस्ट सीखनी पड़ेगी अगर आपको फ्यूचर के लिए रेडी होना है। अब बात आती है कि ये ट्रांजिशन में कितना टाइम लग सकता है। तो देखो, इस ट्रांजिशन में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, बिकॉज मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ऑलरेडी लिखा जा चुका है दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे सी और सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स, पूरा उसको पूरे जो है सी सी प्लस प्लस का यूज़ करके बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप मैं बोलूँ कि चुटकी बजाते ही सारा का सारा कोड रस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो नहीं हो सकता, क्योंकि पिछला जो 20, 22, 30, 40 साल का काम हुआ हुआ है वो सारा 1-2 साल में तो नहीं होगा ना, तो ट्रांजिशन करने में टाइम लगेगा। लेकिन अब इंडस्ट्री ने क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे चूज़ करी है कि जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सबको हम सी सी प्लस प्लस में रहने देंगे, ठीक है। वही उनकी मेंटेनेंस चलती रहेगी, जो भी पाइथन, जावा जो भी यूज़ हुई है हम उनको उन्हीं में रहने देंगे, हम उन्हें कन्वर्ट नहीं करेंगे नई लैंग्वेज में, ठीक है। तो वहाँ पे जिनको वो लैंग्वेजेस आती हैं, वो वहाँ पे रहेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करेंगे। बट अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें एक नया मॉड्यूल क्रिएट करना है, नया सिस्टम क्रिएट करना है, नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना है, तो वहाँ पे रस्ट यूज़ की जाएगी। ये एक करंट ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी है कि आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, बिकॉज अभी वो राज कर रही है, तो जावास्क्रिप्ट तो सीखनी सीखनी है। दोबारा आ जाते हैं अपने इस परफॉर्मेंस टेस्ट के ऊपर। अब देखो, समराइज़ करूँगा मैं चीज़ों को। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जावास्क्रिप्ट तो सीखनी सीखनी है, क्योंकि वेब का सारा फ्रंट एंड काम उस पे चल रहा है, बैक एंड का भी काम उस पे हो रहा है, तो जावास्क्रिप्ट तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। उसके अलावा आपको रस्ट साइड बाय साइड सीखनी पड़ेगी अभी से। रीज़न ये, ताकि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो सको। सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ, रस्ट को अवॉइड मत कर देना बिल्कुल कि मैंने सीखना ही नहीं है। रस्ट को आपको अपने टूल्स में ऐड करना पड़ेगा, अपने रिज्यूम के ऊपर ऐड करना पड़ेगा, तो आप साइड बाय साइड रस्ट सीखो। मेन फ्रेम का काम इस पे चाहे मत करो अभी, लेकिन रस्ट आपको सीखनी पड़ेगी ताकि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो सको। अब बात एक और आती है, कुछ डाउट आता है सबके मन में कि सर आपने दिखा दिया कि पाइथन जो है सबसे ज़्यादा स्लो चल रही है, बट उसमें तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा काम हो रहा है जिसमें परफॉर्मेंस चाहिए बहुत ही ज़्यादा, वो कैसे हो रहा है जब ये खुद इतनी ज़्यादा स्लो है? तो उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कुछ डेवलपर्स होते हैं स्मार्ट डेवलपर, मतलब चालाक, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो सी सी प्लस प्लस के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स अभी तक डेवलप करते आ रहे थे। सी प्लस प्लस में डेवलप कर दिया। अब आप चाहो तो अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल के लिए टेंसर फ्लो या नमपाई, ये लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन में यूज़ होती हैं, अगर किसी ने यूज़ करी है तो उसको पता होगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगता है और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होती है। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इनिशियली डेवलप की जाती हैं सी सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट वो कोड उठा के सी सी प्लस प्लस में ही अपना टेंसर फ्लो का या नमपाई का सारा काम कर लो, वो आपकी चॉइस है, बट आप नहीं कर सकते। आपको तो आती है पाइथन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइंडिंग्स क्रिएट कर दी। अब ये बाइंडिंग्स क्या होती हैं, बेसिकली आप कमांड दे रहे हो पाइथन के अंदर, ठीक है। अब वो कमांड पाइथन से होती हुई कहाँ जा रही है, सी प्लस प्लस में जो मॉड्यूल क्रिएट हुआ है उसके पास जा रही है। सी प्लस प्लस सारा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस वाला जिसमें परफॉर्मेंस चाहिए वो उसने सारा काम कर लिया। सारा काम करने के बाद जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो दोबारा से दे देगा पाइथन को, और पाइथन आपको दे देगा। आपकी बात तो सिर्फ पाइथन से हो रही है ना, आप तो पाइथन को इनपुट दे रहे हो, पाइथन आपको आउटपुट दे रहा है, आपको लग रहा है कि पाइथन ने काम किया है, बट एक्चुअल में पाइथन ने काम नहीं किया। वो काम किसने किया, सी प्लस प्लस ने। सी प्लस प्लस किससे बात कर रहा है, पाइथन से। मतलब जिस आप कह सकते हो कि पाइथन एक तरह का दलाल बन रहा है बीच में, ठीक है। आप इसको और तरीके से समझो, जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के पास सामान खरीदने जाते हो। अब वो शॉपकीपर ऐसा तो नहीं है कि खुद ही सामान बनाता हो, वो होलसेल वाले से लेके आता है, ठीक है। तो वो यही काम यहाँ पे हो रहा है, पाइथन जो है वो शॉपकीपर है और सी प्लस प्लस जो है वो होलसेलर है। होलसेलर कह लो या फिर फैक्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे है। ये है। आपको लग रहा है कि आप दुकानदार से बात कर रहे हो, कुछ खराबी है दुकानदार को ब्लेम करना है, जबकि दुकानदार को ब्लेम नहीं करना, सी प्लस प्लस को ब्लेम करना है जाके। तो ये एक ओपिनियन मैंने अपना शेयर किया है परफॉर्मेंस का इन लैंग्वेजेस की। अपना जो फाइनल व्यू था वो मैं आपको बता चुका हूँ। रेस्ट अभी भी आपकी चॉइस है, आपका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट ये मेरा ओपिनियन था, जो कि मैंने इतने जो भी साल काम किया है उसमें जो भी मैंने ओपिनियन गेन किया है, जो भी मैंने स्किल्स गेन किए, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप चाहते हो कि हम रस्ट को सीखें, जैसा कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट तो है, आप अवॉइड नहीं कर सकते,
ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हम रस्ट के ऊपर कोई सीरीज स्टार्ट करें तो आप कमेंट में बता सकते हो, और आपके जनरल कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो, बिकॉज यूट्यूब के कमेंट्स में बात कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, वहाँ पे हम प्रॉपर्ली बात कर सकते हैं। अगर कुछ फाइल सोर्स कोड वगैरह शेयर करना है, आपने कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं उसको फिक्स करके भेज सकता हूँ। जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिस्कस कर पाना, बट इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। सो गुड लक, थैंक यू।